पर हायर मेटाजोन्स जो होते हैं उसमें जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है वो आपका कई स्टेप्स में कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो होता है आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाया जाता है या रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स पाया जाता है। वो जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले जो है ना वहां से कैसे जाता है आपके बॉडी के अंदर एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कैसे होता है, मतलब O2 CO2 कैसे आता जाता है उसको देखें अगर, तो हम देखते हैं कि दो स्टेप तो कम से कम ले ही सकते हैं। पहला स्टेप क्या है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके साथ आपका या हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है या सर्कुलेटरी फ्लूइड जो होता है उसके और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में O2 CO2 का एक्सचेंज होता है डायरेक्ट। ये पहला इवेंट है। पहला इवेंट क्या होगा कि जो बॉडी का फ्लूइड होगा, मेनली ब्लड ही होता है, उसके और किसके बीच में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में, जो मुख्यतः वाटर हो सकता है या एयर हो सकता है, उनके बीच में क्या होता है O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। ये पहला इवेंट है। दूसरा जो इवेंट है वो दूसरा इवेंट में ये होता है कि आपका एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का टिश्यू के सेल्स और किसके बीच में, सर्कुलेटिंग फ्लूइड के बीच में। ये दो घटनाएं घटती हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन अगर हायर मेटाजोन्स में हो तब। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर वेल डिफाइंड जो है ना आपके रिस्पायरेटरी सरफेस या रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इवन इसमें जो है ना सर्कुलेटिंग फ्लूइड पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं या आपका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं O2 और CO2 का। जो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर होता है या ऑर्गन होता है उसमें रिस्पायरेटरी सरफेस पाया जाता है। रिस्पायरेटरी सरफेस क्या करता है, वो आपका स्थान है, साइट है किसके लिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ O2 और CO2 के एक्सचेंज के लिए बॉडी से, हाँ, सर्कुलेटिंग फ्लूइड से। यहां पर लिखे हैं कि ये पाया किस में जाता है, तो एनालिड्स में और मैन में। लेकिन इंसेक्ट में ऐसा नहीं पाया जाता है। इंसेक्ट्स में ये व्यवस्था नहीं पाई जाती है। इंसेक्ट में ये दो स्टेप में नहीं होता है, बल्कि इंसेक्ट में क्या होता है कि डायरेक्ट O2 और CO2 का एक्सचेंज सेल्स के लेवल पर होता है, वो ट्रैकेरी के मदद से, ट्रैकेरी सिस्टम के मदद से। यहां पर लिखे हैं रिस्पायरेटरी सरफेस। वैसे सरफेस को रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं जो O2 और CO2 के एक्सचेंज को क्या करता है, करवाता है या उसको बढ़ावा देता है। किसके बीच में भाई, तो आपके ब्लड के बीच में या सर्कुलेटिंग फ्लूइड के बीच में और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में। ये जो होता है इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण या गुण निम्नलिखित हैं, फीचर्स निम्नलिखित हैं। पहला है कि पतला होता है, परमिएबल होता है, किसके लिए, O2 और CO2 के लिए। तो रिस्पायरेटरी सरफेस का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है कि इसको थीन होना चाहिए और परमिएबल होना चाहिए O2 एंड CO2 के लिए। लेकिन आखिर इसका जो स्टेप फर्स्ट देखे थे हम लोग उसमें क्या देखे थे, रिस्पायरेटरी सरफेस जो है वो आपका O2 और CO2 को एक्सचेंज करवा रहा था किसके बीच में, तो ब्लड के बीच में या सर्कुलेटिंग फ्लूइड के बीच में और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में। तो ये जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में हो रहा था, तो इसके लिए सर्कुलेटिंग फ्लूइड का मात्रा खूब चाहिए यहाँ पर, कहां पर, जहां पर रिस्पायरेटरी सरफेस है। तो दूसरा जो आपका पॉइंट है उसमें है कि वो हाईली वस्कुलर होता है। हाईली वस्कुलर का मतलब होता है कि उसमें आपका ब्लड वेसल्स जो होते हैं काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि आपका O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होने वाला है वो किसके बीच में होने वाला है, ब्लड और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में होने वाला है। किसके थ्रू, रिस्पायरेटरी सरफेस के थ्रू। इसलिए रिस्पायरेटरी सरफेस जो भी होगा वहां पर काफी मात्रा में ब्लड वेसल्स होंगे। थर्ड जो पॉइंट है, ये जो आपका होता है रिस्पायरेटरी सरफेस उसको मॉइस्ट होना चाहिए, भींगा हुआ होना चाहिए। अगर ये भींगा नहीं होगा तो क्या होता है, आपका जो डिफ्यूजिबल गैसेस है जैसे O2 CO2 वो आपको डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, और डिजॉल्व जब नहीं होंगे तो एयर फॉर्म में वो नहीं प्रवेश कर पाते हैं। वो जब भी आपके डिफ्यूजिबल फॉर्म में वो एक जगह से दूसरी जगह आपका डिफ्यूजन शो करते हैं, तो उसके लिए उनका क्या होना चाहिए, उनका सॉल्युबल होना चाहिए, डिजॉल्व होना चाहिए वाटर में। वाटर की मदद से ही क्या हो पाते हैं, डिफ्यूज कर पाते हैं।
आपको एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि अगर एक फ्रॉग को जो है ना वो रख दिया जाए पंखा के नीचे, तेज चलता हुआ पंखा के नीचे एक फ्रॉग को रख दिया जाए तो क्या होगा? क्या वो मर जाएगा? क्या उसका रिस्पायरेशन रुक जाएगा? क्या वो खूब खुश होगा? ऐसा करके जो है ना कई क्वेश्चंस देते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि उसमें उसका रिस्पायरेशन नहीं रुकेगा, बल्कि होता क्या है कि उसका जो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है, क्यूटेनियस मतलब स्किन के द्वारा होने वाला रिस्पायरेशन, स्किन वहां पर रिस्पायरेटरी सरफेस का काम करता है, तो स्किन से होने वाला जो रिस्पायरेशन है उसका एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 वो रुक जाएगा। और वो जब रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो आपका बस इतना ही प्रभाव वहां पर हम बोलेंगे। तो इसमें आंसर जो होगा वो क्या बताओगे कि उसका क्यूटेनियस रिस्पायरेशन रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा वो आप बता दोगे कि जब पंखा के नीचे उसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, और जब सूख जाएगा उसका स्किन तो डिजॉल्व नहीं होगा उस पर ऑक्सीजन और CO2, जिसके चलते एक्सचेंज आपका क्या होगा? रुक जाएगा। इसीलिए देखिएगा कि समांतर जो फ्रॉग होता है वो पानी के कोई आपका जो रचना होता है, मतलब बॉडी होता है, जैसे कि आपका डीच हो सकता है, डीचेज हो सकता है, या जो है ना कोई भी तालाब हो, नदी हो, रिवर्स हो, उसके बगल में पाया जाता है वो। और वो क्या करता है? वो समय समय पर कूद कूद के पानी में जाता है और फिर बाहर आता है। लोग क्या समझते हैं कि डर के भाग रहा है? नहीं भैया, वो जो है ना वो अपना क्या कर रहा है, अपने आप को बचाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उसका स्किन जो है ना वो भीग जाता है, तो इसलिए वो क्या करता है? अपने आप को उसमें डुबाता है। और डुबाने से क्या फायदा होगा? उसका स्किन बार बार सूख, जो सूखा हुआ स्किन है धूप में सूख जा रहा है, हवा में सूख जा रहा है, बाहर में वो फिर भीग जाएगा, और भीगेगा तो क्यूटेनियस जो है ना रिस्पायरेशन उसमें होगा। शायद आप लोग जानते होंगे फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग में 3 प्रकार का जो है ना रिस्पायरेटरी सरफेस है, या 3 प्रकार का रिस्पायरेशन होता है। एक तो क्यूटेनियस बताया जो स्किन के मदद से, दूसरा उसके बकोफेरिंक्स से होता है, वो जो उसका माउथ का अंदर में जो हम लोग में जो जैसे बकल कैविटी होता है ना, आप लोग शायद जानते होंगे, हम लोगों में बकल कैविटी पाया जाता है। बकल कैविटी क्या होता है भाई? माउथ के अंदर जो है ना वो आपका जो कैविटी होता है, जो माउथ का ओपनिंग होता है, उसमें अंदर डालने पर जो कैविटी होता है उस कैविटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? बकल कैविटी बोलते हैं। तो ये जो बकल कैविटी होता है उसमें फ्रॉग में, उसको बकोफेरिंक्स कहते हैं, क्योंकि फेरिंक्स इसमें जाकर ज्वाइन कर जाता है। तो बकोफेरिंक्स जो है ना वो उसके उसके जो आपके अंदर का जो लेयर होता है, इस लेयर के इस लेयर ये लेयर जो है ना रिस्पायरेटरी सरफेस जैसा काम करता है। किसमें? फ्रॉग में। तो फ्रॉग में पहला हो गया किससे? स्किन से, बॉडी के आउटर स्किन से। और दूसरा होता है रिस्पायरेशन किससे? बकोफेरिंक्स के लाइनिंग से, हाँ अंदर के लेयर से। और तीसरा होता है उसमें लंग्स से। ठीक है, तो उसमें जो रिस्पायरेटरी सरफेस है 3 जगह है, एक तो स्किन हो गया, दूसरा बकोफेरिंक्स का लाइनिंग हो गया, और तीसरा कौन हो गया? लंग्स हो गया। तो वो मरेगा नहीं पंखा के नीचे रखने से, बल्कि क्या होगा? उसका जो है ना वो जो क्यूटेनियस आपका रिस्पायरेशन होता है, मतलब स्किन द्वारा जो रिस्पायरेशन होता है वो रुक जाएगा। तो ये आपको हम बता रहे थे किसके बारे में? रिस्पायरेटरी सरफेस के बारे में। अगला जो है ना रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स का बात करते हैं। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स किसको कहते हैं? वैसे ऑर्गन्स जिसमें रिस्पायरेटरी सरफेस पाया जाता है, मतलब जो O2 और CO2 के एक्सचेंज को क्या करता है? करने के लिए अलाउ करता है अपने सतह को, अपने सरफेस को, उसको कहते हैं हम रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। ये आपका सामान्यतः एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, और वो क्या करता है? ब्लड के भी कांटेक्ट में होता है। मतलब ब्लड और किसके बीच में? आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, या तो एयर हो सकता है या वाटर हो सकता है, उनके बीच में मिडिल मैन का काम करता है। कौन? रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। इसका उदाहरण हो सकता है स्किन, अभी आपको बताया उसमें, किसमें? फ्रॉग में। हाँ, उसके बाद है लाइनिंग ऑफ बकोफेरिंक्स, लंग्स, गिल्स, है ना, बुक लंग्स, बुक गिल्स, पैलियम, इटीसी। आपके मन में आ रहा होगा कि ये बुक लंग्स, बुक गिल्स ये सब क्या है? भैया ये तो कुछ आगे हम पढ़ेंगे जब क्लासिफिकेशन, तो वहां पर आएगा। ऐसे भी जैसा नाम कह रहा है बुक, तो बुक का मतलब क्या होता है? बुक का मतलब ही होता है कि ढेर सारा पेज जैसा। ठीक है, तो वहां पर ढेर सारा जो है ना पेज जैसा होता है। लंग्स जो है ना वो अरेंज होता है एक अति में, एक के ऊपर एक के रूप में करके। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे।
यहाँ पर लिखे हैं कि इंसेक्ट या जो दूसरे आर्थ्रोपोड्स होते हैं उसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो होता है ना, वो नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होता है जिसको ट्रैकी कहते हैं। ट्रैकी कहते हैं। ये क्या करता है, आपका एयर को डायरेक्ट आपका कैरी करता है कहाँ तक, सेल्स ऑफ द बॉडी तक। और इसका फिगर हम इसलिए नहीं बताया कि आप लोग जो है 10th में इसको डिटेल से पढ़ना था, इसलिए हम यहाँ पर उसका फिगर जो है ना आपको नहीं रख रहे हैं कि आप लोग वहां पढ़े होंगे। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होगा तो वहां पर पूछ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेशन का। तो ये तो रिस्पायरेशन का बात था, रिस्पायरेशन हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट है सर्कुलेशन का। सर्कुलेशन क्या है, सर्कुलेशन मतलब साइक्लिकल मूवमेंट किसका भाई, फ्लूइड का। सर्कुलेटिंग फ्लूइड या जो फ्लूइड होता है आपके बॉडी के अंदर, उसके आपका सर्कुलर मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं, साइक्लिकल मूवमेंट को ही क्या कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है। सर्कुलेशन जो होता है उसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं, सिग्निफिकेंसेस निम्नलिखित हैं। पहला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ले जाता है, पहुंचाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। आपका जो बॉडी है उसमें प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन को ले जाता है, किसको छोड़कर, इंसेक्ट को छोड़कर। इंसेक्ट में आप पढ़े थे कि ट्रैकेरी सिस्टम होता है जिसमें जो पतला पतला ट्रैकिया होता है, वो जो है ना उसका जो ट्यूब्यूल्स होता है, ट्रैकियोस जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, वो आपका डायरेक्ट ऑक्सीजन पहुंचाता है कहां तक, सेल्स तक या सेल के साइटोप्लाज्म तक। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन के बाद मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनल इन्वायरमेंट। तो आप यहाँ पर देख लो, यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट जो है ना वो मेंटेन करता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो आपको हम पहले भी बताए थे कि आपके बॉडी में हीट जो है ना दो जगह पर जनरेट होता है, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स आपको बताए थे। अगर वहां पर थोड़ा बहुत याद हो तो आपको हम बताए थे कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है और हमेशा फिक्स टाइप का होता है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म जो है ना इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है। कैसे भाई, तो आप जरा सोचो, आपके बॉडी में दो जगह जो है ना वो आपका क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है, टेम्परेचर जो है ना जनरेट होता है मेनली। पहला है स्केलेटल मसल्स या मसल्स, और दूसरा जो है ना लीवर है। तो जरा सोचो, अगर लीवर के पास हीट उत्पन्न हो रहा है तो लीवर क्या हो जाएगा, ज्यादा गर्म हो जाएगा, और बाकी जो है ना हिस्से वो कैसे हो जाएंगे, ठंडे रहेंगे। इसी तरह से मसल्स जो है ना वो जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, और बाकी हिस्से बॉडी के क्या रहेंगे, थोड़ा ठंडे रहेंगे कंपैरेटिवली। तो इसके चलते जो है ना आपको दिक्कत हो जाएगा, बॉडी अनियमित हो जाएगा, इरेगुलर काम करने लगेगा। तो इससे बचने के लिए ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, वो टेम्परेचर को पूरे बॉडी में एक समान बनाए रखता है। कैसे, ये मूव करता है तो टेम्परेचर को भी अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट जो बात कर रहे थे हम, वो आपका इसका काम है पीएच मैनेज भी करना। आप जरा सा देख लो, आपका जो इंटेस्टाइन है उसमें क्या हो रहा था, पीएच जो है ना कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम हो जाता है पीएच मान, क्योंकि वहां पर HCl वगैरह निकलता है। अब उनसे क्या होगा कि अगर कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम हो जाएगा तो पीएच में वेरिएशंस के कारण आप में ढेर सारा एब्नॉर्मलिटी आ जाएगा बॉडी में, और इसको जो है ना बचा के रखता है, बना के रखता है कौन, सर्कुलेटरी सिस्टम। वो सब जगह जो है ना उसको सर्कुलेट करता है और पीएच का मान इक्वल रहता है। तो आपके बॉडी में बफर सिस्टम का काम करता है। बफर, बफर पढ़े होंगे आप। बफर का मतलब होता है जो ना तो जल्दी एसिडिटी बढ़ने दे ना बेसिसिटी बढ़ने दे, मतलब एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों को क्या करता है, वो नहीं होने देता है, उसको कहते हैं बफर सिस्टम। तो ये बफर सिस्टम का काम करता है कौन, आपका ब्लड, हमारा ब्लड या सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट जो बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैसेंजर मॉलिक्यूल्स, सॉरी उसके ऊपर में है एस्क्रिप्टिव वेस्ट। एस्क्रिप्टिव वेस्ट को ये जो है ना जहां बनता है उससे बाहर निकालने में मदद करता है या निकालता है। जैसे आपके जो सेल्स हैं, सेल्स में क्या होता है, O2 का उपयोग होता है और CO2 बनता है। ये जो CO2 है एक्सक्रीटिव वेस्ट है, इसको बाहर निकालना है बॉडी से, तो कहां से निकलेगा, लंग्स से निकलेगा, और कहीं कोई साइट नहीं है हमारे जगह में, हमारे शरीर में, तो लंग्स तक लाने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। यूरिया जो है ना वो आपके कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। शायद आपको याद होगा, आपको हम बताए थे
जब अमीनो एसिड ज्यादा हो जाता है या फैटी एसिड्स वगैरह ज्यादा होता है तो अमीनो एसिड को जो है ना वो आपका लिवर किसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करके स्टोर करता है, ग्लाइकोजन बनाता है। तो जब ये जो कन्वर्सन करता है तो उसमें अमीनो ग्रुप को वहां पर निकालता है और अमीनो ग्रुप के निकालने के कारण अमीनो ग्रुप आपका अमोनिया के रूप में घूमने लगेगा। तो उसको तुरंत जो है ना कन्वर्ट कर देता है किस रूप में, यूरिया के रूप में, यूरिया साइकिल के द्वारा। ये आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन में, जो बच्चे न्यूट्रिशन पढ़े होंगे वहां जानते होंगे शायद। तो ये क्या करता है, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और कन्वर्ट करके ब्लड में डाल देता है। ब्लड उसको कहाँ ले आएगा, किडनी के पास ले आएगा। तो जहां बनता है वहां से उठा के इस किडनी वेस्ट को क्या करता है भाई, ले जाके उन जगहों पर पहुंचाता है, उन साइट पर पहुंचाता है, उन ऑर्गन्स तक पहुंचाता है जो उनको बाहर निकालने वाले हैं, जो उनको रिमूव करने वाले हैं। नेक्स्ट जो इसका काम है वो है मैसेंजर मॉलिक्यूल या हार्मोन का ट्रांसफर करना। आप लोग जानते होंगे शायद हार्मोन के बारे में। आपके बॉडी में एक केमिकल है जो आपका क्या करता है, खबर को, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। एनिमल जो होता है, एनिमल में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है उसके लिए दो सिस्टम जिम्मेवार होते हैं, जिसमें पहला सिस्टम है आपका कौन, नर्वस सिस्टम, और दूसरा है हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम जो होता है उसमें कई हार्मोन्स होते हैं जो कहां से निकलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड से निकलते हैं, सिक्रेटरी सेल्स या ग्लैंड से निकलते हैं। तो वहां से लेकर उनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाना है। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, निकलता कहां से है, तो ब्रेन के नीचे पाया जाता है एक छोटा सा ग्लैंड जिसका नाम था पिट्यूटरी। आपके किस रीजन में है, स्कल रीजन में है, खोपड़ी में है। और वहां से उसको ले जाना है बॉडी के डिफरेंट साइड तक ताकि मसल्स का ग्रोथ हो सके, ताकि किसका, बोन्स का ग्रोथ हो सके। तो वहां तक जो है ना ले जाने का काम कौन करेगा, आपका ब्लड करता है या सर्कुलेटरी जो है ना फ्लूइड करता है। अगला जो है हम ये लिख रहे थे कि जो मेटाजोन्स होता है, जो भी आपका मेटाजोन्स है उनमें जो सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का से होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक मिनट, मेटाजोन्स उनको कहते हैं जो मल्टी सेलुलर है। तो जो भी मेटाजोन्स हैं उन सब में आपका जो सर्कुलेशन होता है वो स्पेशल जो है ना स्ट्रक्चर से होता है, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं कौन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, इस आधार पर कि उसमें सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या है। अगर सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है ना वाटर है तो वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, और अगर ब्लड है तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जब हम क्लासिफिकेशन में आएंगे तो वहां पर ये सब बात आएगा कि इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, इसमें वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो क्या है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जिसमें वाटर का सर्कुलेशन होगा वो आपका वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम का बात करते हैं, इसमें वाटर का हो गया। इसमें उदाहरण कौन है, प्रिमिटिव मेटाजोल, जैसे स्पंज है, निडेरियंस है, उन सब में क्या होता है, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। पहले हम स्पंज का बात करते हैं। थोड़ा सा अगर फिगर देख लेते हैं, फिगर देख लेते, और इस फिगर में देख लीजिए स्पंज को, ये स्पंज है। स्पंज जो है उसमें आप देख लो, स्पंज में क्या देख रहे हो कि उसका जो पूरा बॉडी है वो बॉडी पर बॉडी वाल पे ढेर सारा छेद है, माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, इसको कहते हैं ओस्टियम, और इसका प्लूरल हो गया ओस्टिया। अब होता क्या है कि जब पहले और थोड़ा सा बता देते, और बॉडी वाल पे एपेक्स पर, मतलब सबसे अगले एंटीरियर रीजन में एक बड़ा सा पोर होता है जिसका नाम है ऑस्कुलम। समानता एक होता है, कुछ कुछ में दो भी पाए जाते हैं। तो ऑस्कुलम की संख्या एक या एक से अधिक दो हो सकता है, लेकिन ओस्टियम जो होते हैं ना अनगिनत होते हैं, ढेर सारे होते हैं। अब क्या होता है कि ये रहता कहाँ है भाई, तो ये रहता है वाटर में। हाँ, एक्वेटिक है, ये हमेशा पानी में डूबा रहेगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि ये जो पानी है, वाटर है, वो आपका इससे ऐसे प्रवेश करता है, ये जो है ना नली से प्रवेश करता है। देखो एरो दिया हुआ है सब में, इस एरो के द्वारा दिखाना चाह रहे हैं कि इससे ओस्टियम से क्या हो रहा है, पानी अंदर प्रवेश कर रहा है। तो ये जो पानी अंदर प्रवेश करेगा कहाँ करेगा, तो स्पंज में हम लोग पीछे भी देखे थे कि स्पंज में जो बॉडी कैविटी था उसका नाम था स्पंजोसील।
इसमें क्या होता है, पानी प्रवेश करता है और ऑस्कुलम से निकल जाता है। तो इधर साइड से प्रवेश करता है और बीच से निकल जाता है। जैसे आप खोलते हुए पानी वगैरह को देखे होंगे, खोलते हुए दूध वगैरह को देखे होंगे, साइड से क्या होता है, वो मूव करता है और क्या करता है, साइड से मूव करके बीच से ऊपर निकलता है या उठता है। यहाँ भी यही होता है, ये बीच से ऊपर उठता है और साइड से क्या होता है, आगे बढ़ता है ना, साइड से अंदर घुसता है। नेक्स्ट जो बात यहाँ पर कर रहे थे कि ये जो ऑस्कुलम है उसे तो ऐसे ऊपर निकलता रहेगा। आपके मन में आएगा कि तो जहां स्पंज होगा वहां पर तो लगेगा कि पानी नीचे से निकल रहा है। हाँ, जहां पर स्पंज रहेगा ना वहां पर जब देखा जाता है तो क्या देखा जाता है कि पानी जो है ना वो आपका जैसे नीचे जमीन से निकलता है ना ऊपर की तरफ, वैसे पानी वहां पर ऊपर की तरफ निकलता रहता है। ये पानी कहां से आ रहा है, वाटर कहां से आ रहा है, तो ये आपका वाटर कैनाल सिस्टम जो है या वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है स्पंज में, उसमें हो रहा है, उसके कारण होता है, नजर आता है। इसमें ऑस्टियम से पानी घुसेगा, वाटर घुसेगा और ऑस्कुलम से क्या होगा, वाटर ऊपर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इसके बॉडी से, स्पॉन्जोसील से। तो आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर इसमें पानी वो वाटर का मूवमेंट किसके कारण होता है, क्या इसमें कहीं हर्ट वगैरह होता है क्या, या कोई एग्जॉस्ट वगैरह लगा होता है क्या कि जो आपका बाहर निकालता है तो अंदर से इसे ये बाहर से अंदर घुसता है। नहीं भाई, इसमें कोनोसाइट सेल्स होते हैं या इसी को कॉलर सेल्स बोलते हैं। देखो ये आपका सेल है ना, इस सेल में आप देख रहे होंगे एक फ्लैजिला है ना, एक फ्लैजिलम है, एक जो है ना आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको फ्लैजिलम कहते हैं। ये जो फ्लैजिलम है ना ये हमेशा बीट करता है और बीट करने के कारण क्या होता है, हिलता रहता है। हिलने के कारण क्या होता है कि जो इसके संपर्क में आते हैं जो भी चीज वो आपका मूव कर जाते हैं, मूव करने लगते हैं। अब ये जो कोनोसाइट्स है ना इसमें पाया जाता है, ये जो कैनाल देख रहे थे वाटर कैनाल, जिसका अगला जो बाहरी जो आपका छेद था, पोर था, उसका नाम ओस्टियम था, ये आपका जो कैनाल होता है इसी में ये कोनोसाइट्स पाया जाता है। तो ये पतवार का काम करता है इसका जो फ्लैजिलम है, और इस फ्लैजिलम के मूवमेंट के कारण वाटर क्या होता है, अंदर की तरफ प्रवेश करता है और फिर जब अंदर प्रवेश करेगा तो इसके थ्रू बाहर आ जाएगा। तो आपका जो स्पंज है, स्पंज में वाटर जो है ना वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को या ऑक्सीजन को लेके प्रवेश कर जाता है ओस्टियम के थ्रू, किसमें भाई, स्पॉन्जोसील में। और प्रत्येक जो सेल है, ये जो है ना, ये जो बॉडी वाल है इसका, इस पर सेल्स होंगे ऐसे सजे हुए, एक लेयर होता है अंदर से और एक लेयर बाहर से, दो लेयर में सेल्स सजे होते हैं। तो बाहर वाला तो डायरेक्ट आपका क्या करेगा, वाटर से ले लेगा, और जो अंदर वाले हैं उनको जो भोजन चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए वो किसके थ्रू होगा, वाटर कैनाल सिस्टम से होगा या वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है, जिसमें ओस्टियम से जब वाटर अंदर प्रवेश करता है तो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को लेते जाता है, अपने साथ ऑक्सीजन को लेते जाता है, और ये ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स को सेल्स यूज कर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड या अनएक्सक्रीटिव वेस्ट हैं वो ऑस्कुलम से निकलने वाले वाटर के साथ बाहर आ जाते हैं, किससे, स्पॉन्जोसील से। तो ये आपका वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम बता रहे थे किसमें, स्पंज में। अब इसी को यहाँ पर लिखे हैं कि ये जो आपका वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम जो स्पंज का होता है वो आपका इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क होता है कैनाल्स का, उसका बना होता है और उसको कहते हैं हम लोग कैनाल सिस्टम। जब वाटर आपका कैनाल सिस्टम में अंदर घुसता है पोर के थ्रू, ओस्टिया के थ्रू, तो किसके कारण घुसता है, तो आपको बताए थे कि वो घुसता है एक बड़े सेल्स के मदद से या आपका फ्लैजिलर सेल्स के मदद से, जिसको बोलते हैं कॉलर सेल्स या कोनोसाइट्स। अब इसमें पूरी बात को जो बोल रहे थे वो यहाँ पर लिखे हैं, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो बात हम करते हैं वो आपका है वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम इन हाइड्रा। पहले फिगर से समझ लेते हैं, उसके बाद वो जो है ना लिखा हुआ बात पर देखेंगे। हाइड्रा को आप लोग जानते होंगे और पीछे भी हम बताए थे कि हाइड्रा में जो आपका बॉडी कैविटी होता है वो भी यहाँ भी दो ही आपका बॉडी वाल से घिरा हुआ है। बॉडी वाल जो है ना दो ही लेयर का बना हुआ है, तीसरा लेयर जो है ना बीच में आपका ए सेलुलर होता है, तो दो लेयर से ही बॉडी वाल इसका बना होता है। इसमें आपका जो बॉडी कैविटी होता है उसको सिलेंट्रियन या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। आप शायद आपको याद होगा कि स्पंज जो होता है उसमें आपको जो बॉडी कैविटी होता है उसका नाम है स्पॉन्जोसील, जबकि आपका जो सिलेंट्रेट है उसमें जो बॉडी कैविटी होता है उसका नाम है सिलेंट्रियन। तो सिलेंट्रियन में जो वाटर प्रवेश करता है वो किसके थ्रू करता है,
तो वाटर जो प्रवेश करता है वो करता है माउथ के थ्रू, या जिसको हम लोग एनस भी कहते हैं। ये क्या है, एक पोर है जो कि एंटीरियर इंड पर टेंटिकल के बीच में पाया जाता है। टेंटिकल्स जो होता है उसके बीच में एक बड़ा सा पोर पाया जाता है और उसी से वाटर अंदर इन करता है, प्रवेश करता है। टेंटिकल क्या करता है कि भोजन वगैरह को भी पकड़ के इसी में वाटर के साथ डाल देता है और उस माउथ के थ्रू वो कहाँ चला जाता है, सिलेंट्रियन में चला जाता है, हाँ, बॉडी कैविटी में चला जाता है। तो वाटर ऐसे अंदर माउथ मूव करता है और फिर घूम के फिर बाहर निकल जाता है। तो इसमें भी भोजन जो है ना, और मतलब न्यूट्रिएंट्स और जो ऑक्सीजन है वो आराम से वाटर के थ्रू ही अंदर जाता है। और इसको ले जाने के लिए कौन जिम्मेवार होता है भाई, केवल एक पोर जिम्मेवार होता है। जबकि आपको स्पंज में क्या बताए थे, ओस्टिया से जाता था और ओस्कुलम से बाहर आता था, ऐसा वहां बताए थे। यहाँ पर माउथ से ही जाएगा और माउथ से ही बाहर आएगा, जिसको हम लोग एनस भी बोल सकते हैं या क्लोएका जैसा काम करता है। अब आइए यहाँ पर नीरेडियंस में हो गया, तो आपके मन में आएगा कि इसमें कैसे मूव करता है, वाटर अंदर कैसे घुसेगा और कैसे बाहर आएगा। उसमें तो आपको बताया था कि कोनोसाइट सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे हाथ आप हिलाते हो ना, या फिर जैसे नाव में चापू चलाते हैं ना, और जिससे क्या होता है नाव आगे बढ़ता है, पानी अलग हटता है। तो ये जो है ना जैसे चलता है वैसे ही वहां पर क्या बताया थे, कोनोसाइट सेल्स का फ्लैजिलम जो है ना वो मूव करता है। यहाँ पर क्या होता है, नीडेरियंस में क्या होता है, तो नीडेरियंस के जो बॉडी वाल है उसमें कुछ मस्कुलर सेल्स पाए जाते हैं, मसल्स लाइक सेल्स पाए जाते हैं, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण क्या होता है, आपका जो एक फोर्स उत्पन्न होता है, जनरेट होता है, जिसके चलते ये जो आपका सिलेंट्रियन है इसका वॉल्यूम घटता है और बढ़ता है। तो जब इसका वॉल्यूम घटता है तो क्या होगा, वाटर बाहर चला जाता है। और जब ये फैलता है, मतलब कि ये क्या करता है, अपने आप को रिलैक्स करता है बॉडी वाल की मसल्स सेल्स, तो क्या होता है ये आपका फैल जाता है, मतलब इसका अंदर का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो जो आपका वाटर था वो न्यूट्रिएंट्स और एयर को लेकर माउथ के थ्रू अंदर चला जाता है। ये आपको बता रहे थे वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम में, किसका, हाइड्रा का। तो हाइड्रा का जो वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें वाटर का मूवमेंट होता है किसके, उसके आपका बॉडी वाल के एपिथेलियो मस्कुलर सेल से, ठीक है, या एंडोथेलियल मस्कुलर सेल से, मस्कुलर सेल से होता है। जबकि उसमें आपका स्पंज में क्या बताए थे, उसमें होता है कोनोसाइट से। तो ये आपको हम लोग देख रहे थे स्पंज में और किसमें, आपका सिलेंट्रेट में। अब थोड़ा इसका लिखा हुआ बात देख लेते हैं। वहां पर हम बताए थे आपको कि मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू कैनाल सिस्टम अकर्स ड्यू टू बीटिंग ऑफ द फ्लैजिलम प्रेजेंट ऑन द कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, किसमें बताया, स्पंज में। अब आते हैं हम लोग नीडेरियंस में। नीडेरियंस में अगर बात करें तो नीडेरियंस जो होता है, जैसे कि कॉमनली उसका हाइड्रा है, हाँ, उसमें अगर आप आते हो तो नीडेरियंस में आपका जो सर्कुलेशन होता है वो आपका होता है बॉडी कैविटी के थ्रू ही। और इसमें जो आपका वाटर प्रवेश करता है, ये हाइड्रा भी कहाँ रहेगा, पानी में ही रहेगा ना। तो इसमें जो आपका सराउंडिंग वाटर है वो इंटर करता है बॉडी कैविटी में, किसके थ्रू, माउथ के थ्रू, और पूरे बॉडी के अंदर अलग अलग सेल्स को क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचा देगा। वहां से अनडाइजेस्टेड और एक्सक्रीटिव वेस्ट को क्या करेगा, रिसीव करेगा और बॉडी को छोड़ देगा माउथ के थ्रू, जो कि एनएस जैसा भी काम कर रहा है यहाँ पर। तो उसमें आपका कैविटी में केवल एक ही छेद था, एक ही पोर था। अब जो मूवमेंट है वाटर का इन और आउट वो किसके कारण होता है, एपिथेलियो मस्कुलर सेल से होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण, आपको बता चुके। अगला हम लोग शुरू करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है या ब्लड वास्कुलर सिस्टम है, ये क्या काम करता है, ये आपके बॉडी के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को करवाता है, किसके रूप में, सर्कुलेटिंग फ्लूइड के रूप में, सर्कुलेटरी फ्लूइड के रूप में। किसमें लेकिन होता है, हायर मेटाजोन्स में होता है, एनिलिड्स से लेकर वर्टिब्रेट्स में। एनिलिड्स के नीचे जो है ना आपका क्या पाया जाता है, तो वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम से वहां पर काम चल जाता है। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता गया, हम लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई, एनर्जी की मांग बढ़ती गई, डिमांड बढ़ती गई, ठीक है, और उसको पूरा करने के लिए हमको कोई ऐसा मीडियम चाहिए था जो क्या कर सके, अधिक मात्रा में और काफी तेजी से न्यूट्रिएंट्स और
इसको ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचा सके, बॉडी के सेल्स तक पहुंचा सके। और इसके लिए ये जिम्मेवार होता है, कौन जिम्मेवार होता है? आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम आगे बढ़ रहे थे कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें दो चीज होता है, एक हार्ट होता है और एक क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है। ये जो आपका ब्लड वेसल्स और हार्ट होता है कैसा होता है, क्या काम करता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नोट देख लेते हैं। नोट में उसी बात को हम आपको बताए हैं कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, जैसे जैसे जो है ना आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता गया एनिमल्स में, एनिमल्स जो है ना वो मोर और मोर कॉम्प्लेक्स होता गया, और जिसके चलते उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए था, ज्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे देखे होंगे आप लोग गाड़ी में भी, सिंपल अगर कोई गाड़ी है उसमें एसी नहीं लगा हुआ है तो उसका माइलेज ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी कम चाहिए। लेकिन अगर एसी लगा के चलाएंगे या उसमें जो है ना आप क्या करोगे, ब्लोअर चलाओगे, तो क्या होता है, उसको ज्यादा तेल खाता है। क्यों खाता है ज्यादा तेल? तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया वहां पर। ऐसे ही हम लोग की बॉडी में भी हुआ, जैसे जैसे हम लोग एडवांस होते गए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता गया, और जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता गया तो हमारा जो है ना रिक्वायरमेंट जो था एनर्जी का वो भी बढ़ता गया। और इसको फुलफिल करने के लिए हमारा ब्लड मस्कुलर सिस्टम जो है वो आपका काफी सहायक हुआ, जो आपका न्यूट्रिएंट्स को और इसको ऑक्सीजन को हायर स्पीड से और तेजी से आपके विभिन्न सेल तक सप्लाई करने लगा। अब हम लोग नीचे बढ़ते हैं। हार्ट। हार्ट जो होता है वो कैसा होता है? मस्कुलर होता है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ब्लड के पंपिंग के लिए ब्लड वेसल्स में। तो हार्ट रियली में आपके बॉडी का एक मोटर होता है, या मोटर जैसा रचना होता है। मोटर जो है ना वो आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जबकि ये किसके कारण चलता है? तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण चलता है। और इसका जो मसल्स होता है वो स्पेशल मसल्स होता है जिसका नाम है कार्डियक मसल्स। तो हार्ट जो आपका होता है वो क्या है? मस्कुलर हॉलो स्ट्रक्चर है, जो कि ब्लड को ब्लड वेसल्स में पंप करने के लिए जिम्मेवार होता है। हार्ट बीट जो होता है वो आपका हार्ट का प्रॉपर्टी होता है। कोई पूछेगा कि हार्ट का खासियत क्या होता है, तो हार्ट जो है ना वो हार्ट बीट करता है, उसकी खासियत होती है। तो आपके मन में आया कि हार्ट बीट है क्या? तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है हार्ट में, रिदमिक मतलब लय में, एक डिफिनिट जो है ना आपका क्या बोलते हैं, वे में, एक डिफिनिट जो है ना रूप में, ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट में, इसी को कहते हैं हार्ट बीट। ये आपका हार्ट बीट जो होता है एनिमल से एनिमल में वैरी करता है, इवन एज के अनुसार भी वैरी करता है, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के अनुसार भी एनिमल का ये वैरी करता है। जैसे आप देखोगे ना तो जो छोटे एनिमल्स हैं, वैसे एनिमल्स जिनका बॉडी काफी छोटा है उनका हार्ट बीट ज्यादा होता है। जैसे चूहा, चूहा का हार्ट बीट आपके तुलना में, रैट का हार्ट बीट आपके तुलना में काफी ज्यादा होता है, लेकिन रैट के तुलना में रैबिट का जो हार्ट बीट होता है वो कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हमारा बॉडी का साइज जो है ना वो क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है, हार्ट बीट रेट जो है ना वो कम होता जाता है। हार्ट बीट रेट शायद आप लोग जानते होंगे। हाँ, हार्ट बीट पर मिनट, एक मिनट में कितना बार हार्ट बीट होता है वो कहलाता है हार्ट बीट रेट। हाँ, तो हार्ट बीट रेट जो है ना एनिमल की से एनिमल में, छोटे से बड़े में जब हम जाते हैं तो हार्ट बीट आपका क्या होता जाता है? कम होता जाता है। एज के अनुसार भी कम बेसी होता है, ठीक है ना। महिलाओं में ज्यादा है, पुरुषों में कम है। ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हार्ट बीट रेट जो है ना वो बढ़ता जाता है, फिजिकल एक्टिविटी के कारण बढ़ता घटता जाता है। अगर जो है ना आप ज्यादा मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करोगे, तो आपका क्या होगा? हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगा। जो आपका कम मेहनत करेगा उसका हार्ट बीट रेट क्या होगा? कम रहता है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, तो जैसा आपकी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज होंगे वैसा बढ़ेगा। ये भी आप शायद जानते होंगे कि बच्चे जो होते हैं, जो आपके नवजात बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनका जो हार्ट बीट रेट होता है आपके तुलना में काफी ज्यादा होता है। हाँ, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हार्ट बीट रेट घटता जाता है और अंतर 72 हो जाता है हम लोगों में। तो ये आपको बता रहे थे किसके बारे में? हार्ट बीट के बारे में बता रहे थे। ठीक है, आगे हम बात करते जो है ना, नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है आपका किसके बात करें तो है आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अभी आपको बताया कि हार्ट में क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है।
तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको कहते हैं सिस्टोल, लेकिन हार्ट जो है जब रिलैक्स करता है तो उसको कहते हैं डायस्टोल। ये जो सिस्टोल है या कॉन्ट्रैक्शन है ये क्या है, तो आराम से आप बता देना कि किसी भी हार्ट के वॉल्यूम का कम होना, है ना। जब वो सिकुड़ेगा तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। हार्ट के वॉल्यूम का कम होना क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है या सिस्टोल कहलाता है। जबकि हार्ट के वॉल्यूम का बढ़ जाना क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन या डायस्टोल कहलाता है। अर्थात एक हार्ट बीट जो होता है बराबर क्या होता है, सिस्टोल प्लस डायस्टोल इन रिदम, एक लय में सिस्टोल और डायस्टोल जो होता है इसी को हार्ट बीट कहते हैं। जो हार्ट होता है उसमें स्पेशल मसल्स होते हैं जिसका नाम है कार्डियक मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू। ये जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है ये आपके बॉडी में किसी और ऑर्गन्स में नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी में एक ही जगह पाया जाता है, वो कौन है, हार्ट है। तो हार्ट का जो मसल्स होता है वो खास मसल्स का बना होता है या खास मसल्स होता है जिसका नाम है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। प्लस एक बात और यहाँ पर देखते हैं हम कि जैसे जैसे अलग अलग ग्रुप के एनिमल्स में हम जाते हैं हार्ट का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो भी आपका बदलता जाता है, डाइवर्स कर जाता है। जैसे हम लोग थोड़ा सा नीचे टाइप्स देख लेते हैं हार्ट में, उसमें डिफरेंट टाइप्स के हार्ट आएंगे, ठीक है। एक है आपका पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ हार्टबीट ऑफ द हार्टबीट, है ना। किसके आधार पर, हार्टबीट के ओरिजिन के आधार पर हार्ट का बात करते हैं। पहला है न्यूरोजेनिक हार्ट, वैसा हार्ट जिसमें आपका जो हार्ट बीट है वो हार्ट के अंदर नहीं उत्पन्न होता है, बल्कि हार्ट बीट का जनरेशन जो होता है वो आपके मसल्स में ना होकर, हार्ट में ना होकर सीधे ब्रेन से होता है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक। न्यूरो शब्द आया है, न्यूरॉन शब्द या न्यूरो शब्द जब भी आएगा तो न्यूरो शब्द आता है किसके लिए, ब्रेन के लिए या नर्वस सिस्टम के लिए। ध्यान रखिएगा, न्यूरो, जैसे न्यूरो फिजिशियन है, न्यूरो का डॉक्टर है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि दिमाग का डॉक्टर है ना, न्यूरो मतलब ब्रेन। तो न्यूरोजेनिक हार्ट वैसा हार्ट जिसका हार्ट बीट कहां से, आपका हार्ट के बाहर ब्रेन से जनरेट होता होगा, ब्रेन से आपका क्या होता होगा, कंट्रोल होता होगा या वहीं से आता होगा, उसको कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। अब ऐसे हार्ट को में क्या होगा, अगर आप किसी व्यक्ति का या किसी जो है ना ऑर्गेनिज्म का हार्ट न्यूरोजेनिक है, मतलब उसका हार्ट बीट कहां से आ रहा था, ब्रेन से आ रहा था, उसका सर काट दो, तो सर काटोगे तो क्या होगा, वो जो नर्व्स जो आपके हार्ट बीट को ला रहे थे कहां से, ब्रेन से हार्ट में, वो कट जाएंगे, और वो जब कटेंगे तो हार्ट जो है ना वो तुरंत काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं उनमें अगर हेड को रिमूव कर दिया जाता है, हेड को काट दिया जाता है, तो क्या देखा जाता है कि उनका हार्ट बीट जो है ना वो रुक जाता है, हार्ट बीट उनमें नहीं होता है, तुरंत इमीडिएटली रुक जाता है, ये नहीं कि देर लगेगा। जैसे ही काटे ब्रेन गर्दन को, वैसे ही क्या होगा, आपका हार्ट बीट रुक गया। जैसे ऐसे समझ लो, आप लोग देखे होंगे अगर आप लोग गेहूं पिसाने जाते होंगे या तेल निकलवाने के लिए जाते होंगे मशीन में, तो वहां पर देखिएगा मशीन जो चलता है ना उसमें आपका लगा होता है फीता से जो है ना मशीन को जोड़ा जाता है, किसके साथ, मोटर के साथ। हाँ, अब अगर उस वहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि वहां बताओ वो जो फोर्स है वो कहाँ डेवलप हो रहा है, मोटर में कि वो जो मशीन जिससे हम गेहूं पीसने वाले हैं उसमें, तो आप बताओगे कि जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है वो आपका कहाँ पर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्सन हो रहा है, वो कहाँ, मोटर में हो रहा है। और मोटर उस मैकेनिकल एनर्जी को फीता की मदद से, एक स्ट्रक्चर की मदद से किसको दे देता है, उस मशीन को दे देता है, जिससे मशीन क्या होता है, रोटेट करने लगता है। अब अगर फीता को काट दिया जाए तो क्या होगा, मशीन बंद हो जाएगा तुरंत, जैसे ही फीता काटोगे मशीन वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन अगर जो है ना मशीन मोटर के साथ जुड़ा हुआ रहे डायरेक्ट, और क्या करें हम, जो है ना वो आपका वो मोटर को बंद करें, तो क्या होगा, मशीन थोड़ा देर के लिए घूमता रह जाएगा। यही बात यहाँ भी है
मायोजेनिक हर्ट जो है ना वैसे हर्ट को कहते हैं जिसमें हर्ट बीट जो है ना ओरिजिनेट होता है कहाँ पर, हर्ट के अंदर, और एक खास रचना से होता है जिसको हम लोग पेस मेकर कहते हैं। तो पेस मेकर एक खास रचना होता है जो हर्ट में पाया जाता है, और ये क्या करता है, हर्ट बीट को जनरेट करता है, किसमें, मायोजेनिक हर्ट में। मायो मतलब मसल्स, मायो मतलब मसल्स, न्यूरो मतलब ब्रेन या नर्वस। तो जो नर्व से होगा न्यूरोजेनिक, जो आपका किसके मसल से होगा, मतलब कि जो आपका हर्ट के अंदर होगा वो होगा मायोजेनिक। अब न्यूरोजेनिक किसमें पाया जाता है, तो जो भी आपका इनवर्टिब्रेट्स है मोलस्क को छोड़कर, सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स जिसमें भी आपका ब्रेन ये क्या बोलते हैं हर्ट पाया जाएगा, उन सब का हर्ट बीट जो है ना ब्रेन से जनरेट होता है, वो आपका न्यूरोजेनिक हर्ट रखते हैं, मोलस्क को छोड़कर सारे इनवर्टिब्रेट्स। जबकि मायोजेनिक जो हर्ट होता है मतलब वो ऐसा हर्ट जिसमें आपका हर्ट बीट हर्ट के अंदर जनरेट होता है, वो पाया जाता है मोलस्क में और सभी वर्टिब्रेट्स में। हम लोग में भी कैसा है, मायोजेनिक हर्ट है। इसलिए गर्दन काटते हैं ना, अगर आप लोग अभी जो है ना कुछ कुछ लोग जो है ना वो खाते हैं मीट वगैरह तो अभी जो है ना सावन तक नहीं खाते, अभी सावन खत्म हुआ है, गर्दा मचाए हुए हैं लोग, तो वहां पर जो काट रहे हैं खाने के लिए वो जानवरों को, उसमें आप देखे होंगे गर्दन को जब काटते हैं ना तो उसमें से खून का फवारा निकलता है बाहर। हाँ, किसी आदमी के गर्दन को अगर काटा जाए तो उसमें से फवारा निकलता है बाहर। जबकि अगर कॉकरोच को काटोगे ना, कॉकरोच को पकड़ लेना, उसका गर्दन को उड़ा देना अथी से, ब्लेड से, तो देखिएगा उसमें से खून बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो है ना कॉकरोच का जो हर्ट है वो कैसा है, न्यूरोजेनिक है। तो जैसे ही गर्दन को हटाए तो उसका जो हार्ट बीट है वो बंद हो गया। तो जब हार्ट बीट बंद हो गया, जब मोटर बंद हो गया तो पानी कैसे फेंकेगा। लेकिन मायोजेनिक हर्ट में क्या होता है कि गर्दन हटा दो, हम लोगों का गर्दन क्या है, काट दो, तो काटने के बाद क्या होता है, खून फवारा के साथ फेंकता है बाहर। क्यों फेंकता है भाई? क्योंकि अगर आप देखोगे खस्सी वगैरह बकरी वगैरह काटने में या जो है ना वो मुर्गी वगैरह काटते हैं हम लोग, तो क्या होता है गर्दन काटो तो तेजी से जो है ना खून बाहर फेंकता है, उसको लोग दबाते हैं, पकड़ के रखते हैं। तो ये जो खून बाहर फेंकता है, क्यों फेंकता है? क्योंकि हम लोग का हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक। वो हार्ट बीट का जनरेशन कहाँ हो रहा है, वो आपके हार्ट के अंदर हो रहा है, पेसमेकर से हो रहा है। अब जिसके चलते वो तब तक आपका फेंकता रहेगा जब तक वो आपका हार्ट बीट जनरेट होता रहेगा, और तो और जब तक वो आपका उसमें ब्लड रहेगा, वो पूरा ब्लड को बाहर फेंक देता है। यहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं कि पेसमेकर जो है ना वो है क्या रियली में, तो मॉडिफाइड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है। वो आपका नर्व्स नहीं है बल्कि कार्डियक मस्कुलर टिश्यू जो होता है ना वो मॉडिफाइड हो जाता है, स्ट्राइप शेप जो है ना पट्टी नुमा रचना बनाता है हार्ट के अंदर, और उसी को कहते हैं पेसमेकर। पेसमेकर आपको पढ़ना है, हार्ट में पढ़ाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्या करता है आपका मायोजेनिक हार्ट, वो करीब 4 घंटे तक आपको जो है ना वो आपका क्या कर सकता है, पंप लगातार कर सकता है, बीट कर सकता है, मतलब एक्टिव रह सकता है 4-4 घंटे तक, अगर उसको रिंगर सॉल्यूशन में रखा जाए। रिंगर सॉल्यूशन एक आता है न्यूट्रिटिव मीडियम है जिसमें हार्ट को निकाल के रख देते हैं, तो 3-4 घंटे तक आराम से पंप करता रहता है, मतलब नॉर्मल बना रहता है। उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, KCl होता है, NaOH NaHCO3 है ना, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब जो है ना उसमें डाला जाता है रिंगर सॉल्यूशन में, ताकि आपका हार्ट जो है ना प्रिजर्व किया जा सके, उसको अधिक समय तक बचाए रखा जा सके। आप सुने होंगे कि हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ, ये जो ट्रांसप्लांट होता है उसका मतलब क्या होता है, एक हार्ट को निकाल कर दूसरा हार्ट लगाया गया। तो हार्ट को लगाएंगे कैसे भाई? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो है एक का निकाल के दूसरे में घुसा दिए, उसके लिए उसको रखना पड़ता है निकाल के। तो निकाल के रखते किसमें है, रिंगर सॉल्यूशन में रखते हैं, और रिंगर सॉल्यूशन से निकाल के उसको लगा देते हैं, ठीक है, जिसमें लगाना है। अब ये एग्जांपल इसमें हम बता ही दिए थे, मायोजेनिक का एग्जांपल ध्यान रखिएगा, मसल कौन हो जाएगा, मोलस्क, म से मोलस्क, म से मायोजेनिक, याद रखना है। बाकी सारे के सारे इनवर्टिब्रेट कैसे हैं, न्यूरोजेनिक। म से मसल्स, म से मायोजेनिक, तो मोलस्क क्या हो जाएगा, मायोजेनिक। अपवाद है, याद रखिएगा, इसे क्वेश्चन बार बार दे देता है। तो मायोजेनिक मोलस्क में और सारे वर्टिब्रेट में जितने रीढ़ की हड्डी वाले हैं उन सब में क्या पाया जाता है, मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। अब दूसरा
टाइप है हार्ट का, किसके आधार पर? उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पर, उसके शेप के आधार पर। हार्ट को हम शेप के आधार पर कई भाग में बांट सकते हैं। पहला है एम्पुलरी हार्ट। एम्पुलरी हार्ट मतलब वैसा हार्ट जो ओवल होता है या फ्लास्क शेप्ड होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है या ओवल होता है। अब इसका एग्जांपल है हार्ट्स ऑफ अर्थवर्म, लिम्फ हार्ट ऑफ फ्रॉग। हम इन सब में जो है ना एम्पुला लाइक होता है, या आप ड्रॉपर का देखे होंगे पीछे का हिस्सा, वैसा कुछ है ना, फ्लास्क शेप या ओवल, थोड़ा सा अंडाकार। अगला है ट्यूबुलर, जो है ना आपका हार्ट, जो ट्यूब लाइक होगा। कॉकरोच में कैसा होता है? ट्यूबुलर हार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, है ना, वो आपका विभिन्न आपका रीजन में उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है चैम्बर हार्ट। शायद आप लोग जानते होंगे कॉकरोच में 13 जो है ना चैम्बर्स पाए जाते हैं हार्ट में। हार्ट जो होता है उसका ट्यूबुलर होता है और 13 चैम्बर्स पाए जाते हैं किसमें? कॉकरोच में। नेक्स्ट है चैम्बर हार्ट, वैसा हार्ट जो कई चैम्बर्स में बटा होता है और ब्रॉड होता है ना, वो फैला हुआ टाइप का होता है। हम लोग का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो वर्टिब्रेट्स के हार्ट्स होते हैं उसमें दो प्रकार के चैम्बर्स पाए जाते हैं, एक होता है रिसीविंग चैम्बर और एक होता है पंपिंग चैम्बर। वो चैम्बर मतलब हार्ट का वह आपका हिस्सा या चैम्बर जो पूरे बॉडी से या बॉडी के ब्लड को हार्ट में रिसीव करता है, उसको कहते हैं रिसीविंग चैम्बर या ऑरिकल। फिर से बोल दे रहे हैं, हार्ट का वह आपका चैम्बर जो ब्लड को रिसीव करता है बॉडी से या बॉडी के डिफरेंट हिस्सों से जो ब्लड है उसको प्राप्त करता है, उसको कहते हैं ऑरिकल। जबकि वेंट्रिकल किसको कहते हैं? तो वैसा आपका चैम्बर या वो चैम्बर जो ब्लड को हार्ट से बाहर फेंकता है उसको कहते हैं पंपिंग चैम्बर या वेंट्रिकल। तो जो चैम्बर आपका ब्लड को हार्ट से बाहर निकालेगा, बाहर फेंकेगा, उसको बोलेंगे वेंट्रिकल। और वो चैम्बर जो हार्ट में ब्लड को बाहर से प्राप्त करेगा, रिसीव करेगा, उसको बोलते हैं ऑरिकल या एट्रिया। एट्रियम भी बोलते हैं इसको, एट्रियम, ATRIUM, एट्रियम, ऑरिकल या एट्रियम। डॉक्टर लोग उसको एट्रियम बोलते हैं और हम लोग पढ़ाई में ऑरिकल बोल रहे हैं, ठीक है। एट्रियम या ऑरिकल उसी का नाम है। अब अगला पॉइंट हम लोग लिखे हैं कि हार्ट जो होता है वर्टिब्रेट का, उसमें अलग अलग जो आपके ग्रुप्स है उनमें अलग अलग नंबर का चैम्बर्स होता है, नंबर ऑफ चैम्बर्स अलग अलग होते हैं। जैसे मछली को देख लो, फिश सबसे पहला वर्टिब्रेट है, क्योंकि आपको बताया था कि वर्टिब्रेट का जो होता है हार्ट वो कैसा होता है? चैम्बर होता है। इनवर्टिब्रेट का बात नहीं कर रहे थे, तो चैम्बर्ड हार्ट जो आपका बात कर रहे थे, चैम्बर हार्ट में वर्टिब्रेट में पहला वर्टिब्रेट कौन होगा? फिश होगा। फिश जो होता है उसमें कितना चैम्बर होता है? 2 चैम्बर होता है, एक ऑरिकल होता है और एक क्या होता है? वेंट्रिकल होता है, ठीक है। एक आपका रिसीविंग चैम्बर होता है और एक क्या होता है? पंपिंग चैम्बर होता है। दूसरा जो होता है ना वो कौन होता है? एम्फीबियंस होता है। एम्फीबियन में कितना चैम्बर होता है? 3 चैम्बर होता है। एम्फीबियन शायद आप जानते होंगे, फिश जो है ना वो एक्वेटिक था, पानी में रहता था। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ एम्फीबियन के रूप में वो बदला और वो पृथ्वी पर आने शुरू कर दिया, पानी से बाहर निकलना शुरू कर दिया, पृथ्वी पर आना शुरू कर दिया, सॉरी पृथ्वी बोले, वो मिट्टी पे आना शुरू कर दिया, अर्थ सरफेस पर आना शुरू कर दिया। तो एम्फीबियन जो है ना वो 3 चैम्बर का होता है, उसमें 2 ऑरिकल और एक क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। जबकि तीसरा जो होता है वर्टिब्रेट जो एम्फीबियन से बना है उसका नाम है रेप्टाइल्स, जो रेंग कर चलने वाला होता है, ठीक है। और रेप्टाइल्स जो है वो आपका पानी से थोड़ा और दूर हो गया। रेप्टाइल में कितना चैम्बर? तो उसमें आपका पार्शियली डिवाइडेड 4 चैम्बर होता है। ऐसे हम लिखे होंगे 3 चैम्बर, और 3 चैम्बर इसलिए लिखे हैं कि एक जो है ना इनकम्प्लीटली डिवाइड होता है, जो वेंट्रिकल होता है ना वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाता है। तो रियली में उसमें कितना चैम्बर है? 3 चैम्बर। लेकिन अगर ठीक से देखेंगे उसको, डिसेक्शन करेंगे तो उसमें कितना चैम्बर होता है? तो एक इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल होता है।
तो ये जो 3 चैम्बर है उसमें से 2 ऑर्किल हो गया और एक आपका इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल हो गया। आप लोग को शायद याद होगा पीछे के इवोल्यूशन से कि बर्ड्स जो होते हैं वो रेप्टाइल से बने हैं। इवोल्यूशन देखो कैसे होता जा रहा है। हाँ, एक में आपका 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से आपका कितना हो गया, 4 हो गया बर्ड्स में। बर्ड्स जो है ना उसमें 2 ऑर्किल होता है और 2 क्या होता है, वेंट्रिकल्स होता है। जबकि मैमल्स में आएंगे तो उसमें भी आपका 4 होगा, 2 ऑर्किल और 2 वेंट्रिकल। और ये धीरे धीरे क्यों हुआ, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ऐसा 4 बनने से क्या फायदा हुआ, एक ही 2 से काम चला लेता, रिसीव करता और फेंक देता। देखिए समस्या क्या हो रहा था, जिसमें 2 चैम्बर था तो एक रिसीव कर रहा था और एक फेंक रहा था। तो रिसीव अगर करेगा तो दोनों तरह का आपका क्या होगा, ब्लड आ जाएगा उसमें, प्योर भी और इम्प्योर भी। तो कुछ हद तक मिक्स ब्लड जो है ना वो बॉडी में सर्कुलेट होने लगेगा। तो वैसे जो है ना वो जीव कोल्ड ब्लडेड हो गए। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड जो है ना हो गए, क्यों भैया, क्योंकि उनका बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं रह सकता था, हाई टेम्परेचर नहीं बना सकते थे वो। क्यों, क्योंकि उसमें मिक्स ब्लड का सर्कुलेशन होता था। लेकिन जिसमें 4 चैम्बर आ गया तो 4 चैम्बर में क्या हुआ, एक जो ऑर्किल है वो इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है और आपका एक वेंट्रिकल जो है इम्प्योर ब्लड को भेज देता है कहां पर, रिस्पायरेटरी ऑर्गन के पास, जहां से प्योर होकर दूसरे ऑर्किल में आता है और उसके बाद दूसरा जो वेंट्रिकल है वो आपका पूरे बॉडी में भेज देता है। तो इससे क्या फायदा हुआ कि बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होने लगा वो कैसा ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हो गया, प्योर ब्लड का। और जब प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होने लगा तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है ना, ऐसे एनिमल्स जो है ना वो कैसे हो गए, वार्म ब्लडेड हो गए। तो आपसे कोई पूछेगा कि बर्ड्स या मैमल्स जो है ना वार्म ब्लडेड है, क्यों है, तो आराम से बताना, उनके ब्लड बॉडी में कैसा ब्लड सर्कुलेट होता है, वार्म ब्लड सर्कुलेट, सॉरी प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है। कैसा, प्योर ब्लड। क्यों, क्योंकि हार्ट कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी आपको एडेप्टेशन याद होगा, आपको एडेप्टेशन पढ़ाए थे हम, तो वहां पर भी जो है ना आपको ये सब कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में ये बात बताए थे हम। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, अगला जो बात करते हैं वो है आपका किसके बारे में, क्रोकोडाइल के बारे में। क्रोकोडाइल जो है ना एक अपवाद है रेप्टाइल्स का, जिसमें 4 चैम्बर होता है और 2 ऑर्किल और 2 वेंट्रिकल। तो आपके मन में आएगा सर तब तो क्रोकोडाइल जो है ना वो तो वार्म ब्लडेड हो जाएगा। नहीं सर, क्रोकोडाइल जो है वो क्या है, वो आपका कोल्ड ब्लडेड है। क्यों है कोल्ड ब्लडेड भाई, उसमें जब 4 को चैम्बर हो गया, 4 चैम्बर हर्ट रहेगा तो कैसा हो जाता है, वार्म ब्लडेड हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्योर ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो क्रोकोडाइल का ये दुर्भाग्य है कि उसका जो ब्लड है ना जैसे ही निकलता है लेफ्ट ऑर्किल से बाहर, लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर, मतलब कि जो प्योर ब्लड बाहर निकलता है वो जाकर फिर इम्प्योर ब्लड के साथ मिल जाता है। उस दोनों का जो ब्लड वेसल्स है ना, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड का, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं बीच में, और इसी के कारण क्या होता है वो मिल जाता है। जैसे आप लोग महानगरों में देखे होंगे, बड़े बड़े शहरों में देखे होंगे कि जो पीने का पानी का जो पाइप होता है ना वो क्या करता है, सीवेज नली से गुजार देता है उसको, जो ना जो नाली का पानी होता है ना, नाली जो होता है जिसमें वेस्ट वाटर जाता है उससे गुजार देता है लोग। और उससे क्या होता है कि दोनों पानी मिल जाता है। तो जो पीने वाला जो नाली का पानी है उसमें गंदा पानी आने लगता है नली का पानी में, हाँ टैप वाटर में जो है ना गंदा पानी आ जाता है। यही स्थिति यहाँ हो जाता है किसके साथ, क्रोकोडाइल के साथ, आगे जाके दोनों मिल जाता है आपस में। और इसी के चलते उसमें कैसा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसमें मिक्स्ड ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ये आपको हार्ट के बारे में बता रहे थे, हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर वगैरह अलग से पढ़ लेंगे, वहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम है, इतना जो है ना ये जान लीजिए, ये दोबारा ये सब नहीं पढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट जो हम ब्लड बात करते हैं, ब्लड वेसल्स का बात करते हैं। ब्लड वेसल जो होता है वो डक्ट या ट्यूब्स होता है जिसमें ब्लड जो है ना सर्कुलेट होता है, ले जाया जाता है कहां से, हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक, और फिर वापस ले आया जाता है कहां तक, हार्ट तक। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाता है और लाता है, इस ट्यूब्स को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब ब्लड वेसल जो होता है वो आपका मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, एक आर्टरी, दूसरा वेन और तीसरा कैपिलरी। आर्टरी क्या करता है,
ब्लड को जो है ना वो हार्ट से दूर ले जाता है, जबकि वेन जो होता है वो आपका ब्लड को क्या करता है, वापस लाता है हार्ट तक। कहां से, बॉडी से। तो फिर से बोल रहे हैं, आर्टरी वो ब्लड वेसल्स होता है जो ब्लड को कहां से, आपके हार्ट से दूर ले जाता है, उसको क्या बोलेंगे, आर्टरी। जबकि जो आपका वापस ब्लड को लाता है किसमें, हार्ट में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, उसको बोलते हैं वेन। अर्थात आर्टरी जो है ना जाकर कैपिलरी में समाप्त हो जाता है, जबकि वेन जो है ना कैपिलरी से शुरू होता है। तो वहां पर लिखे होंगे, देख लीजिएगा क्या लिखे हैं कि आर्टरी जो है इंड करता है कैपिलरी में। यूजुअली आर्टरी में सामने देखिएगा कि ब्लड को अवे ले जाता है हार्ट से और इंड करता है किसमें, कैपिलरी में। जबकि वेन में क्या लिखे कि ये ब्लड को जो है ना बॉडी से क्या करता है, हार्ट की तरफ लाता है, और ये शुरू कहां से होता है, ओरिजिनेट कहां से होता है, कैपिलरी से। तो क्वेश्चन आता है भाई कि आर्टरी का ओरिजिन कहां होता है, हार्ट से या टिश्यू से। तो ध्यान रखिएगा, हार्ट से निकलता है और खत्म कहां होता है, जाके टिश्यू के पास। कौन, आर्टरी। जबकि इसमें उल्टा हो गया, इसमें उल्टा हो गया, ये आपका वेन में ये शुरू होता है कहां से, टिश्यू के पास से, और समाप्त कहां होता है, जाके हार्ट में। हार्ट में जाकर समाप्त हो जाता है। कैपिलरी क्या है भाई, फाइन ब्लड वेसल्स होता है जो आर्टरी को वेन से जोड़ता है। कहां पर, आपके टिश्यू में या ऑर्गन्स में। तो आपके टिश्यू या ऑर्गन्स में जब जाता है आपका आर्टरी, तो वहां पर जाकर कई जो है ना आपका पतले पतले नलियों में बदल जाता है, वो आपका जो है ना फाइन ब्लड वेसल्स में बदल जाता है, उसी को कहते हैं कैपिलरी। वो कैपिलरी फिर आपस में जुड़कर वेन बनाता है, उस टिश्यू के बाहर निकलता है वेन के रूप में, या उस ऑर्गन के बाहर निकलता है वेन के रूप में। ये जो आपका कैपिलरी है उसका खासियत होता है जो आर्टरी और वेन में नहीं होता। क्या, कैपिलरी जो होता है पोरस होता है, मतलब उसमें काफी पोर्स पाए जाते हैं, और ये क्या करता है, ब्लड को एलाउ करता है कि वो मटेरियल्स को बाहर भेज सके या बाहर के मटेरियल्स को ब्लड में ले सके। तो यहाँ पर देखिए कि ये आपका कैपिलरी जो होता है पोरस होता है, और ये क्या करता है, मटेरियल्स के पैसेज को इन और आउट करता है, किस रूप में, सेलेक्टिव वे में। किसको जाना है, कौन नहीं जाएगा, ये आपका क्या करता है, वो करता है सेलेक्टिव वे में। ठीक है, नेक्स्ट होता है पोरस होता है, ये एकदम ध्यान रखिएगा। जबकि आर्टरी और वेन जो है ना पोरस नहीं होता है, मतलब ब्लड अगर लीक करेगा तो अगर कैपिलरी से करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आर्टरी या वेन से लीक करेगा तो खराब है, वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते आगे। आगे अगर हम बढ़े तो ये आर्टरी और वेन का बात किए हैं। यहाँ पर देखो, हार्ट से जो ब्लड को ले जा रहा था वो आर्टरी था, और जाके आगे क्या हुआ था, ब्रांच हो गया था पूरा, उसको क्या बोले, कैपिलरी, और फिर आके एक वेसल के रूप में गिर गया इसमें, किसमें, हार्ट में, उसको बोल रहे हैं आपका वेन। ये आपका आर्टरी, वेन और कैपिलरी का बात है। नेक्स्ट बात करो, देखो ये जो है ना, ये आपको फिगर दिखा रहे हैं, हार्ट में, हार्ट से जो निकलता है वो आगे जाकर कैसे क्या होता है वो दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर आर्टरी जो है ना वो ब्लड को लेके निकला, देखो आगे जाकर जो है कैसे ब्रांच हो गया, जैसे आपके हाथ में फिंगर्स उंगलियां होती है ना ब्रांच के रूप में, वैसे यहाँ पर देखो ब्रांच हो गए। और कहां पर, टिश्यू में। ये देखो, ये जो सेल्स देख रहे हो ना, ये सब सेल्स है किसका, टिश्यू का। तो सेल्स का जो है ना टिश्यू, उसके बीच से एकदम जाल जैसा निकल जाता है, वो सबके बीच से होते हुए। आप देखे होंगे नहर वगैरह जो निकाला जाता है ना, नहर वगैरह या नाली वगैरह, आपके शहरों में नालियों को निकाला जाता है कैसे करके। हाँ, इस घर से वो घर से सबका नाली लेके निकलता है ना वो कचरा। इसी तरह से यहाँ पर जो है ना ये कई ब्रांच में बदल जाता है, और इसी को कैपिलरी कहते हैं। और ये कैपिलरी जो है ना फिर देखो मिल गया एक साथ, और आपस में मिलकर फिर से वेन का निर्माण करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, किसका, ब्लड कैपिलरी और वेन का नेटवर्क है। नेक्स्ट आगे जो है ना हम पढ़ेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसमें आपको टाइप पढ़ेंगे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का टाइप। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का जो टाइप्स है वो आपका दो प्रकार का होता है।
हाँ, एक है आपका कौन, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का जो टाइप्स है वो दो प्रकार का होता है, एक है ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक है क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और उसी का जो है ना हम फिगर वहां पर दिखा रहे थे। पहले ओपन वाला को देख लेते हैं और क्लोज वाला का देख लेते हैं। अब आज तो समय है नहीं